हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नाबार्ड का सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेट 3। इस वीडियो में हम सेट 4 कवर करेंगे, जहां रूरल डेवलपमेंट के बाकी स्कीम्स कवर करेंगे जो पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे डिपेंडेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना से, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। यहाँ नाम से ही आपको थोड़ी आइडिया आ रही होगी, जहाँ संसद मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है और आदर्श ग्राम मतलब किसी गांव को आदर्श बनाने की बात हो रही है। सो इसमें भी इन्हीं दोनों चीज़ों का लिंक है, जहाँ जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो खुद अपने अंडर कुछ गांव रखते हैं जिन्हें डेवलप करने की जिम्मेदारी वो लेते हैं। इस स्कीम में ये बोला गया है कि 2019 तक हर एमपी के अंडर 3 गांव होने चाहिए और 2024 तक 8 गांव होने चाहिए। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? So, Sanchad Adarsh Gram Yojana was launched by the Prime Minister of India on 11th October 2014. Under the Yojana, members of parliament are responsible for developing the socio-economic and physical infrastructure of 3 villages each by 2019 and a total of 8 villages each by 2024. The first Adarsh Gram model village was to be developed by 2016 and 2 more by 2019. From 2019 to 2024, 5 more Adarsh Grams must be developed by each MP, one each year. This implies that a total of 6,433 Adarsh Grams of the 2,065,000 Gram Panchayats will be created by 2024. और फ्रेंड्स, अगर हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक लोकसभा एमपी, नेक्स्ट राज्यसभा एमपी और थर्ड नॉमिनेटेड एमपी। अब इस स्कीम में ये बोला गया है कि कोई भी रूरल एरिया चूज करते वक्त लोकसभा एमपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही रूरल एरिया चूज करना होगा। नेक्स्ट राज्यसभा एमपी जिस स्टेट से इलेक्ट हुआ है उस स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के रूरल एरिया चूज कर सकता है। और लास्ट में नॉमिनेटेड एमपी देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज करके वहां के रूरल एरिया चूज कर सकता है। क्लियर है? So Gram Panchayat is the basic unit of development. Lok Sabha MP chooses a Gram Panchayat from within his or her constituency. Rajya Sabha MP chooses Gram Panchayat from the rural area of a district of his or her choice in the state from which he or she is elected. Nominated MPs choose a Gram Panchayat from the rural area of any district in the country. अब फ्रेंड्स, एमपी लोग कहाँ से एरिया चूज कर सकते हैं वो तो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि उन्हें फंड्स कहाँ से मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, स्पेशली इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट कोई फंड नहीं करती, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाकी सोर्स से फंड निकालना पड़ता है। जैसे कि कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो फंड आता है वो यूज़ करना होता है, या कुछ जनरस फिलंथ्रोपर्स लोगों के भलाई के लिए फंड देते हैं उसे यूज़ करते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने एमपी के लिए एक एमपी लैंड्स फंड निकाला है जहाँ हर एमपी को डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ मिलता था। वो स्कीम बीच में सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया है, पर अब उसकी अमाउंट 2 करोड़ रह गई है। ऐसे चेंजेस गवर्नमेंट करती रहती है फ्रेंड्स, और इन चीज़ों से आपने अपडेटेड रहना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपको डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ जो स्पेशली नाबार्ड और आरबीआई जैसे एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। उसे एक्सेस करने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे आप एक्सेस कर सकते हो। अब अगर बात की जाए एमपी लैड्स की, तो यहाँ एमपीज खुद जाकर रूरल एरिया में काम नहीं करते, बल्कि ये सब प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर करते हैं। So the MPs engage in the community, facilitate the village development plan and mobilize the necessary resources, particularly from corporate social responsibility and philanthropies. The planning process in each village is a participatory exercise coordinated by the district collector. MPs also used to fill up critical gaps in the plan using the member of parliament local area development schemes MPLADS funds. So friends, यहाँ हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना कवर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, जो 2016 में लाया गया। ये कोई नई स्कीम नहीं है। इस स्कीम के पहले गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज दैट इज़ पूरा 2003 में लॉन्च किया था। उसी स्कीम को इम्प्रूव करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लाया गया है। इसमें रूरल एरिया को अर्बन जैसे डेवलप करने की बात की है, उससे गांव के लोगों को शहर में नहीं जाना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हो कि स्कीम के नाम पे अर्बन क्यों है। उसका रीज़न ये है कि हम रूरल एरिया को अर्बन जैसे बना रहे हैं। क्लियर है?
So Shama Prasad Mukherjee Rural Mission is a scheme launched by the Ministry of Rural Development in 2016 to deliver integrated project-based infrastructure in the rural areas, which will also include development of economic activities and skill development. A predecessor to SPMRM was the provision of urban amenities to rural areas (PURA) announced in 2003. The provision of urban amenities to rural areas was aimed at provision of urban amenities and livelihood opportunities in rural areas, which is to bridge the rural-urban divide, thereby reducing the migration from rural to urban areas. और फ्रेंड्स, यार रूरल एरिया को अर्बन करने का काम करना है वो ठीक है, लेकिन कौन से रूरल एरिया को अर्बन करें, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। हमें ऐसे रूरल एरिया देखने होंगे जो अर्बन होने के कगार में है, जैसे कि उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, वहाँ के लोग खेती छोड़ के बाकी कारोबार भी करते हैं और वहाँ बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रही है। साथ ही रूरल एरिया डिसाइड करते वक्त 15 से 20 गांव का एक ग्रुप लिया जाता है जिसकी पॉपुलेशन 30 से 40 लाख के बीच में है। यहाँ तक क्लियर है? So mission objective is bridging the rural-urban divide with economic, technological and those related to facilities and services. The urban clusters are identified across the country's rural areas showing increasing signs of urbanization, that is increasing population density, high levels of non-farm employment, presence of growing economic activities and other socio-economic parameters. For the purpose of SPMRM, urban areas refer to a cluster of 15 to 20 villages having about 30 to 40 lakh population. The cluster will be geographically contiguous gram panchayats with a population of about 25,000 to 50,000 in plain and coastal areas and a population of 5,000 to 15,000 in desert, hilly or tribal areas. और फ्रेंड्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की फंडिंग की बात करें तो हम इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड्स नहीं दिए जाते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे फ़ंड कहाँ से मिलते हैं। सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पहले से ही गवर्नमेंट रूरल को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह के फ़ंड करती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर सेक्टर स्कीम्स या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट सेक्टर स्कीम और CSR फंड्स भी मिलते हैं। अगर इन सब से भी रूरल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो एक क्रिटिकल गैप फंड्स निकाला गया है। सो ये दो फंडिंग सोर्सेज है इस स्कीम के लिए। So in funding, SPMRM is a centrally sponsored scheme. The mission has two fund streams: the convergence through various schemes, that is central sector, centrally sponsored schemes, state sector or sponsored schemes or programs, then CSR funds, etc. And the second one is critical gap funds. नेक्स्ट रूरल एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट किया जाता है या फिर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाती है वो सब यहाँ दिया गया है। ये सब सिंपल है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 2000 में शुरू की गई। इस स्कीम का काम बहुत सिंपल है कि गांव को कनेक्टिविटी देने के लिए अच्छे रोड बनाना। अब हम इसके थोड़े क्राइटेरिया समझ लेते हैं। इस स्कीम के लिए प्लेन एरिया के गांव में 500 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए और हिली एरिया में 250 से ज़्यादा। और यहाँ ये भी बताया है कि अगर प्लेन एरिया में किसी गांव के 500 मीटर के अंदर कोई अच्छी सड़क नहीं है तो उसके लिए ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाएगी। सेम क्राइटेरिया हिली एरियाज़ के लिए 1.5 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर है? So प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना was launched on 25 December 2000. Objective is to provide connectivity by way of an all-weather road to unconnected habitations. Speaking about eligibility, unconnected habitations of designated population site, that is 500 plus in plain areas and 250 plus in northeastern states, Himalayan states, deserts and tribal areas as per 2001 census. In the core network for uplifting the socio-economic condition of the rural population. An unconnected habitation is one with a population of designated size located at a distance of at least 500 meters or more and 1.5 kilometer per distance in case of hills from an all-weather road or a connected habitation. नेक्स्ट यहाँ ये बात मैं बता दूँ कि ये सब रोड इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो हाईवे बनाने के लिए एपेक्स बॉडी है, जिसे 1934 में सेटअप किया था। उसी के साथ इस स्कीम को फंड करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 60:40 के रेशियो में शेयर करते हैं। So the union government bears 90% of the project cost in respect of the project sanctioned under the scheme in northeastern and Himalayan states, whereas for other states, the union government bears 60% of the cost. The rural roads construction under the PMGSY will be in accordance with the provision of the Indian Road Congress. IRC is the apex body of highway engineers in the country. The IRC was set up in 1934.
और फ्रेंड्स, पीएम ग्राम सड़क योजना 3 फेज़ में इम्प्लीमेंट की गई है। हम इसके हर फेज़ को थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहला फेज़ 2000 में स्टार्ट हुआ था, जहां सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। यहाँ नए रोड्स बनाने में फोकस किया जाता था और साथ ही जो पुराने रोड्स थे उन्हें अपग्रेड करने का भी काम किया जाता था। So PMGSY Phase 1 was launched in December 2000 as a 100% centrally sponsored scheme. Under the scheme, 1,35,436 habitations were targeted for providing road connectivity and 3.65 lakh km for upgradation of existing rural roads in order to ensure full farm to market connectivity. इस स्कीम का फेज 2 शुरू हुआ था 2013 में। यह फंडिंग पैटर्न चेंज होकर 60:40 हो गई थी। इस फेज़ में 50,000 रोड्स अपग्रेड करने की बात की और साथ ही फेज़ 1 का काम भी कंटिन्यू किया गया। So the Government of India subsequently launched the PMGSY2 in 2013 for upgradation of 50,000 kilometers of existing rural road network to improve its overall efficiency. While the ongoing PMGSY1 continued, under the PMGSY Phase 2, the roads already built for village connectivity was to be upgraded to enhance the rural infrastructure. The cost was shared between the center and the states or union territories in the ratio 60:40. नेक्स्ट फेज 3 शुरू किया गया था 2019 में। यह फंडिंग पैटर्न सेम था और यह 1.25 लाख किलोमीटर रोड्स बनाने की बात की गई। इस फेज़ में फोकस किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लोगों को जाने की सुविधा हो, फॉर एग्जांपल लोकल एग्रीकल्चर मार्केट, हाई स्कूल्स या हॉस्पिटल्स वगैरह। ओके, So Phase 3 was approved by the Cabinet during July 2019. It gives priority to facilities like Gramin agriculture markets, which are retail agriculture market in close proximity to the farm gate that promote and service a more efficient transaction of the farmer's produce. Then higher secondary schools and hospitals. Under the PMGSY 3 scheme, it is proposed to consolidate 1,25,000 km road length in the states. The duration of the scheme is 2019-20 to 2024-25. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कवर हो गई। अब हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो 2014 में शुरू की गई। इस स्कीम का थीम बहुत सिंपल है। यहाँ गरीब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो जॉब करने के लायक हो जाए और अच्छे इनकम की जॉब कर पाए। इस स्कीम के लिए बेनिफिशियरी की एज 15 to 35 ईयर्स तक रहनी चाहिए। So the Ministry of Rural Development announced this scheme on Antyodaya Divas in 2014. It is a Nibbon-driven placement linked skill training initiative working under the National Rural Livelihood Mission. It uses the skill training and placement in wage employment as a tool to diversify income and enable the sustained upward movement out of poverty. Dindayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana is uniquely focused on rural youth between the ages of 15 and 35 years from poor families. इस स्कीम में बताने लायक एक बात है कि यहाँ एलुमनी मीट होता है, मतलब यहाँ ट्रेनर्स आते हैं जो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे जॉब देखने वाले लोगों का हौसला बढ़ सके और उन्हें फॉर्मल ट्रेनर्स के एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो। So the alumni meet is an important component of the scheme. The alumni meet provides a healthy ground for experience sharing by the former trainers with their present counterparts on topics like placements, the career goals, the challenges they faced in finding employment before undertaking the training, and benefits they reap after. Some of the former trainees are also felicitated at the event for their exemplary performance at their workplaces. अब फ्रेंड, नेक्स्ट हम स्कीम देखेंगे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो 2019 में शुरू हुई। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उस डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ का वन टाइम अमाउंट देती है और यहाँ कुछ महीनों का ट्रेनिंग लोगों को मिलता है। यहाँ ट्रेनिंग मिलने के बाद पार्टिसिपेंट्स को 2 साल का कंसल्टेशन भी मिलता है। इस इंस्टीट्यूट का मेन थीम ये है कि यहाँ लोगों को अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग मिले, जिससे वो अपने एरिया में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सो यहाँ जॉब की बात नहीं की गई है, बल्कि बिजनेस निकालने की बात की गई है, इसलिए इसे हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Rural Self-Employment Training Institutes are unique initiative where state governments, the union government and the commercial banks are working together to address the issue of rural poverty. To start the initiative, Ministry of Rural Development, Government of India advised the banks in 2009 to set up one Rural Self-Employment Training Institute in each district by the concerned lead bank with the support of the state government. The institution designed as to ensure necessary skill training and skill upgradation of the rural BPL youth to mitigate the unemployment problem.
One RCT is established in every district in the country. The concerned bank is the lead bank in the district, takes responsibility for creating and managing it. Government of India will provide one-time grant assistance up to maximum of rupees 1 crore for meeting the expenditure on construction of building and other infrastructure. Rural BPL youth will be identified and trained for self-employment. The trainings offered will be demand-driven. Escort services will be provided for at least for 2 years, soon to ensure sustainability of micro-enterprise trainees. The role played by RCTs in India is to facilitate youth to start their own business by providing them skill upgradation programs and training them in latest technologies. और फ्रेंड, नई स्कीम बिल्कुल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जैसी है, जहां लोगों को बिजनेस निकालने के लिए ट्रेन किया जाता है। बस यहाँ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बिलो पॉवर्टी लाइन पे फोकस किया गया है। इस स्कीम का नाम है कौशल पंजी, जो 2017 में लाई गई। यहाँ पंजी का मतलब ही होता है लिस्ट। यहाँ ACCC के BPL लिस्ट की बात की गई है, जहाँ 18 से 35 साल के लोग और वुमन और डिसेबिलिटी में 45 ईयर्स के लोगों का नाम रहेगा। साथ ही इसमें यह भी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स 8th क्लास पास होने चाहिए। इसमें कैंडिडेट्स बहुत गरीब होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनकी ट्रेनिंग के फीस का 60% भरेंगे। साथ ही यहाँ जॉब की भी सुविधा है, जहाँ ये बोला गया है कि अगर इसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो ही उन्हें जॉब दी जाएगी। समझ रहे हो स्कीम डिटेल में? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Kaushal Panji launched in 2017 by Ministry of Rural Development is the first step for any rural youth looking for getting skilled for starting a business. The Kaushal Panji scheme is mainly for the socio-economic caste census for students below poverty level. This training is given by qualified pioneer training institutions around India. The Government of India has mainly developed this scheme to improve the job opportunity and to improve the family status of the rural living Indians. According to the Kaushal Panji scheme, the Government of India will pay the fees in the ratio of 60:40 for every student who is attending the training. The age limit to apply for the Kaushal Panji scheme is 18 to 35, and the person who is all economically weak and physically challenged person, women, have the age limit of 45. A person who wants to make skill registration in Kaushal Panji training must be at least an 8th class pass. Candidates must complete the Kaushal Panji training course under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana or RCT to get the job. So friends, यहाँ हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेट 4 कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 5 देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।